हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है कंप्लीट किया जा रहा था आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए चैप्टर वाइज साल पेपर, जो कि ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। ये लेटेस्ट बुक है 2025-26 की, जिसमें कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं पिछले वर्ष में, सभी इस बुक में कंप्लीट किया गया है। ये वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट जो है साइंस प्लस जीके, सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता का अध्यायवार साल पेपर जो है इसमें दिया गया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के 234 सेट जो है इस पुस्तक में प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बुक जो है टीसीएस बेस्ड है, जिसमें कि विस्तृत व्याख्या सहित हल इस पुस्तक में दिया गया है, जो कि इसमें 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लास जो है सेकंड होने वाली है। इसके पहले 1 क्लास जो है कंप्लीट किया जा चुका है। यदि आप ना देखे हों तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वॉचिंग कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका है बायोलॉजी, जीव विज्ञान जो है कंप्लीट कराया जा रहा था, जिसमें कि ये मैराथन क्लास है। सभी पीवाईक्यू जो है आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और परीक्षा में प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाएंगे। ये बुक जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ताकि और लोग जुड़ सकें और उनको भी फ़ायदा मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है आपका ऊतक, टिश्यू। टिश्यू में जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यू से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं प्रश्न, वो सभी एक बाय एक करके देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वसा ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपकला ऊतक? ये 2 बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 शिफ्ट 1 में और आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो रिपीट हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिएगा। तो इसमें जो है पूछ रहा है आपसे कि ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, तो वह है वसा ऊतक है। तो ध्यान रखिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। तो अपने आप को आंकते रहिएगा। इसमें फैक्ट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऊतक जो होता है, टिश्यू जो होता है, एक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। और वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक होता है, जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को क्या करता है, तो संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्राणी में चपटी कोशिकाएं होती हैं? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? प्लाज्मा कोशिकाओं में या घनाभाकार उपकला में या सल्की उपकला में या मास्टक कोशिकाएं में पाई जाती हैं? तो ये पाया जाता है जो है सल्की उपकला में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्की उपकला अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बना होता है और यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को कहा जाता है? जो वसा को संग्रहित करते हैं उस ऊतक को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा था। ये एरियोलर ऊतक कहा जाता है या वसामय ऊतक कहा जाता है या उपकला ऊतक कहा जाता है या संयोजी ऊतक कहा जाता है?
तो वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उसे वसामय ऊतक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को वसामय ऊतक कहा जाता है। और वसामय ऊतक एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को तपावरोधन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए संग्रहित वसा को जो है संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़े की कोशिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं? घनाभाकार या स्तंभाकार या पंछाभी स्तंभाकार या सल्की जो है करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है। तो ये करता है सल्की उपकला ऊतक। ध्यान रखिएगा, सल्की प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़ों की कोशिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं और सल्की उपकला अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती हैं। वे रक्त कोशिकाओं, अन्न प्रणाली और फेफड़ों की वायु थैली की दीवारों में पाए जाते हैं और एक प्रसार सीमा बनाने जैसे कार्यों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? पूछा जा रहा है हड्डी जो है निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक का उदाहरण है या उपकला ऊतक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण होता है संयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यू का। ध्यान रखिएगा, हड्डी जो है ये संयोजी ऊतकों का उदाहरण है और ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक होता है। अस्थि या हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है और संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना और अंगों एवं शरीर को आकार देने तथा उसे बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊतक ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है? ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। ये उपास्थि है, कार्टिलेज या कंडरा है जिसे टेंडन कहते हैं, या एरियोलर है या स्नायु है, लिगामेंट है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऊतक जो है ऊतकों की मरम्मत करता है। तो ऊतकों की मरम्मत जो है एरियोलर ऊतक करता है। एरियोलर जो ऊतक होता है अंग के अंदर स्थित स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहायता करता है, ऊतकों को ठीक करता है। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच, नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन, तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन या पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी होता है तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन। मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी होता है और पेशी ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं। इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं और उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। उसे मांसपेशी कहा जाता है या ऊतक कहा जाता है या फ्लोएम कहा जाता है या रेशे कहा जाता है? तो उसे जो है
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऊतक, टिश्यू कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन विकास की दृष्टि में समान होती है, ऊतक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और हड्डियाँ। रक्त और हड्डियाँ के उदाहरण हैं, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं संयोजी ऊतक या एपिथेलियल ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक या तंत्रिका ऊतक जो है रक्त और हड्डी के उदाहरण हैं। तो रक्त और हड्डी के उदाहरण संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर में ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्ज तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो संवहनी बंडल है, त्वचा है, हड्डी है या ऊतक की छाल है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो संयोजी ऊतक जो है हड्डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संयोजी ऊतक है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक संयोजी ऊतक है कोलेरेनकाइमा या रक्त है, स्केलेनकाइमा या पैरेनकाइमा है। एक संयोजी ऊतक है, कौन सा ऊतक जो है एक संयोजी ऊतक है? तो ये हो जाएगा आपका रक्त। ध्यान रखिएगा, रक्त ब्लड जो होता है वो क्या है? तो एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पेरेनकाइमा, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक या चर्मिक अर्थात एपिडर्मिक ऊतक पाए जाते हैं। तो अभी आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, तो उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की परत से बनी होती है, किससे बनी होती है? घनाकार उपकला अर्थात क्यूबाइडल एपिथेलियम या स्यूडो स्टेफाइड स्तंभाकार उपकला या पपड़ीदार उपकला जिसे स्क्वैमस एपिथेलियम या स्तंभाकार उपकला कोलामनर एपिथेलियम। तो मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की जो परत है किससे बनी होती है? तो बनी होती है पपड़ी उपकला अर्थात स्क्वैमस एपिथेलियम की। एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों को बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतर अस्तर का निर्माण करते हैं। ये चार प्रकार घनाकार उपकला, क्यूबाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्टेफाइड स्तंभाकार उपकला और पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जिसमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है और इसके अतिरिक्त यह मुख्य गुहा, जीहा, ग्रासनली तथा आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की कई अंग हैं। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट सबसे बड़ा है या गुर्दा सबसे बड़ा है या त्वचा सबसे बड़ा है या दिमाग सबसे बड़ा होता है? तो आपको बताना है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं और निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो है ये सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर में का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है और यह शरीर का बाह्य आवरण होती है और जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की
कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक। इसमें विकल्प जो है सही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था, इसमें बोनस मार्क जो है मिला था, तो ध्यान रखिएगा। पेशी ऊतक जो है, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों पशु अर्थात जंतु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहा जाता है और जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिका यह शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्ज से जोड़ता है और उनमें आपसी संपर्क भी रखती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। सिलिटेड काल्मर एपिथेलियम या सरल स्क्वैमस एपिथेलियम या स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम या काल्मर एपिथेलियम क्या बनाता है? ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, तो ये बनाता है सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। कोशिकाओं में रक्त नलिकाएं, अस्तर, कूपियां, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है और इनको जो है सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है और शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा जो है कि एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं। ऊतक में जो है मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक या उपकला ऊतक है। तो इनमें से आपको विकल्प में से बताना है कि ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक होता है। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायता एवं विस्तृत रूप में फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक एक कोमल से लेकर के विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इलास्टिन कहते हैं। और ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती हैं, जो कोशिकाएं और तंतु के बीच जमा होकर आधात्री अर्थात मैट्रिक्स का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार या 5 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं अर्थात रेशों से बना होता है, जो समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं और यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। समांतर शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि या रक्त। तो इनमें से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका।
कोशिका की संरचना और उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती है और इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। अस्थि अर्थात बोन, उपास्थि अर्थात कार्टिलेज तथा रक्त अर्थात ब्लड संयोजी ऊतक है। ध्यान रखिएगा, अस्थि, उपास्थि, रक्त और ये सभी क्या हैं तो संयोजी ऊतक है। जबकि तंत्रिका कोशिका जो है ये तंत्रिका ऊतक का भाग है। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका जो है कोशिका ये तंत्रिका ऊतक का भाग है और अस्थि, उपास्थि, रक्त ये सभी संयोजी ऊतक के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेओलाइ और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी, नहीं, एक या नियमित। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा? तो ये जो है अस्थायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेओलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाले ऊतक होते हैं जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वैमस कोशिकाएं बड़ी पतली और सपाट होती है और इनमें से एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्त कोशिकाओं की भित्ति तथा फेफड़ों के वायु कोष में पाया जाता है और यह जो है विवरण सीमा का कार्य भी करते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिकाएं त्वचा से बनी होती है? किस प्रकार की कोशिकाएं से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका, मृदुतक या स्थानीय ऊतक या संयोजी ऊतक कोशिका से बनी होती है? तो ये बना होता है अधिचर्म कोशिका से। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाह्य त्वचा या अधिचर्म जो है ये एकल कोशिका स्थूल होती हैं और उपत्वचा द्वारा आकृति होती हैं। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती हैं। उपत्वचा की कोशिकाएं दीर्घित तथा चपटी होती हैं। इनमें से कोई आंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तंत्रिका, एपिथेलियल, मांसपेशी या संयोजी। तो ऊतक के प्रकार ग्रंथियां जो है ये एपिथेलियल बनाते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतकों को उपकला एपिथेलियम टिश्यू जो है कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्की नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्की नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती है। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है और तथा एक बहुकोश की ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में वृक्क। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो यो आयतफलकी अर्थात क्यूबाइडल या ग्रंथिमय या सल्की या स्तंभाकार जो है उत्पन्न करता है। तो ये उत्पन्न करता है आयतफलकी अर्थात क्यूबाइडल शेप। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयतफलकी एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। संयोजी ऊतकों में, फेफड़ों में, तंत्रिका ऊतकों में या पेशी ऊतकों में
पाई जाती है? तो ये पाया जाता है संयोजी ऊतकों में। हिस्टोन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं और प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतुकोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं जो हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। त्वचा और मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियां, रक्त और त्वचा या हड्डियों और मांसपेशियां जो है करती हैं। तो ये करता है त्वचा और मांसपेशियां, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपका जो है प्रश्न जो है ठीक हुआ है। फैक्ट है इसका, अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है और यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक जो है त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक हैं? प्लाज्मा है, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, या रुधिर हैं, या लाल रुधिर कणिकाएं हैं? तो ये जो होता है रुधिर होता है। संयोजी ऊतक, संवहनी संयोजी ऊतक, ये रुधिर होता है। रुधिर अर्थात ब्लड, रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है और रक्त का पीएच मान जो है 7.4 अर्थात हल्का क्षारीय होता है। रुधिर जो है लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी तथा इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो मांसपेशी करता है, वाहिका या संयोजी या तंत्रिका करती है। तो ऊतक अर्थात ऊतक ग्रंथियों का निर्माण जो है कौन करता है? तो ये वाहिका करती है, ध्यान रखिएगा, वाहिका करती है। वाहिका जो है ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं और यह ग्रंथियां कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन्स, प्रोटीन का स्रावण व संश्लेषण करती है। नेक्स्ट टॉपिक है पादप ऊतक अर्थात एनिमल अर्थात जंतु ऊतक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया जा चुका है। आगे है कि पादप टिश्यू अर्थात प्लांट ऊतक से जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं सबको एक बाय एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी उन्हें पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? पहला विकल्प कह रहा है वाहिकाएं, वाहिनिका अर्थात और जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमा। दूसरा विकल्प कह रहा है कि वाहिका अर्थात वेसल्स और जाइलम मृदुतक, वाहिनिका और वाहिका, वाहिनिका और जाइलम तंतु। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा वाहिनिका और वाहिका, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम जो है 4 अलग अलग प्रकार के तत्वों से बना होता है। वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम और तंतु और दारुमृदक वाहिनिकी और वाहिका मृत कोशिकाएं हैं जो पादपों में जल तथा खनिजों के लिए उत्तरदायी हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में रेजिन, पादपों में जो है रेजिन और गोद विशेषकर में संचित होते हैं। पुराने फ्लोएम, पुराने वल्कुट, पुराने मज्जा या पुराने जाइलम में जो है ये संचित होते हैं। तो ये जो है संचित होते हैं पुराने जाइलम में, ओल्ड जाइलम में जो है संचित होते हैं। पादपों में रेजिन
और गोद जो होता है ये विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जाइलम संवहनी पौधे में ऊतक का निर्माण अर्थात एक प्रकार है जो कि जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभोज्योतक ऊतक जो है कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्त, रसधानी केंद्रक या कोशिका द्रव्य जो है अनुपस्थित होता है। तो ये रसधानी जो है अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। विभज्योतक कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और पादपों की जड़ों तथा तनों के शीर्ष आदि पर पाई जाती हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्त और अस्पष्ट केंद्रक होते हैं, किंतु इनके पास रसधानी का अभाव होता है। फ्लोएम जो है पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो का परिवहन करता है जल का, गैसों का, ऑक्सीजन का या पोषक पदार्थों का जो है परिवहन करता है। तो फ्लोएम पूछा गया है आपसे, तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। फर्स्ट फ्लोएम पोषक, ध्यान रखिएगा। और जाइलम जो होता है जैसे जाइलम जैसे जल, जल का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम जाइलम का होता है, ध्यान रखिएगा सभी को। फ्लोएम जो होता है ये पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषक का परिवहन करता है और जाइलम द्वारा जल और उनमें घुले लवणों का संवहन होता है। फ्लोएम जो है सजीव ऊतक है और इसमें मुख्यतः चलनी नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान अर्थात साइट का उपयोग किया जाता है? रक्षक कोशिकाएं का या पुराने जाइलम का या फ्लोएम फाइबर का या मूल रोम का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है प्रयोग किया जाता है पुराना जाइलम, ओल्ड जाइलम का प्रयोग किया जाता है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है और जाइलम एक अस्थायी जटिल ऊतक है और जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? कोलेनकाइमा, विहिनिकी या वाहिका या पैरेनकाइमा नहीं होती है। तो ये जो है कोलेनकाइमा नहीं होती है। कोलेनकाइमा कोशिका पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं और ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती हैं तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं और इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? फ्लोएम की सभी कोशिकाएं में छिद्रित दीवारें होती हैं। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती है। तो इनमें विकल्प जो है 2 विकल्प यहाँ पर दिया गया है, अगला विकल्प देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है। यहाँ पर दिए गए हैं 2 विकल्प। कह रहा है फ्लोएम का परिवहन एक दिवसीय होता है, एक दिवसीय फ्लोएम का परिवहन होता है, या फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से जो है पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन का निर्माण होता है, तो भोजन को जो है पत्तियों से जो है सभी अंगों में, सभी टहनियों में और जड़ों तक कौन ले जाता है? तो फ्लोएम ले जाता है। तो इसमें डी विकल्प आपका जो है करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। फ्लोएम जो होता है ये पौधों में कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और विवरण के प्रभारी संवहन ऊतक है और यह पौधों में एक संरचनात्मक कार्य करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों के पौधों के अन्य सभी लोगों में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम पौधों की जड़ों से कार्बनिक या घुलनशील यौगिक जो है को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदुतक अर्थात पैरेनकाइमा टिश्यू जो होता है ये पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है और कुछ पौधों में इसे हरित लवक अर्थात हरित ऊतक कोरेनकाइमा
और वायु ऊतक एरेनकाइमा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है, इस विकल्प को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग बताइएगा। पहला विकल्प आपसे कह रहा है कि हरित ऊतक क्लोरेनकाइमा, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु ऊतक एरेनकाइमा, इनमें वायु अवकाश जलीय पौधे में होते हैं और ये तैरने में उनकी जो है सहायता करते हैं। सेकंड विकल्प कह रहा है कि हरित ऊतक, यह जो है पौधों को सहारा देता है। वायु ऊतक, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित ऊतक, इसमें वायु अवकाश जलीय पौधे में होते हैं और ये जो है तैरने में उनकी सहायता करते हैं। वायु ऊतक यहाँ यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और डी विकल्प कह रहा है कि हरित ऊतक क्लोरेनकाइमा जो है, इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करता है। वायु ऊतक जो होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें जो है विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है मृतक अर्थात पैरेनकाइमा पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक, कुछ पौधे में इसे हरित ऊतक और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हरित ऊतक जो होते हैं, इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वायु ऊतक जो है, इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये जो है तैरने में उनकी सहायता करते हैं। तो इसमें विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। पैरेनकाइमा जो है, ये एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधे में जमीन के ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा बनाता है और जहां अन्य ऊतकों जैसे संवहनी ऊतक एम्बेडेड होते हैं और वे गैर संवहनी ऊतक होते हैं जो सरल जीवित और अविभाजित कोशिकाओं से बने होते हैं। क्लोरेनकाइमा विशिष्ट पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं और एरेनकाइमा विशेष पैरेनकाइमा होते हैं जिनमें बड़े वायु स्थान होते हैं और इस प्रकार पौधों को तैरने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है और जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? दृढ़ोतक ऊतक या विभोजितकी ऊतक या संवहनी ऊतक या मृदु ऊतक है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो ये जो है विकल्प संवहनी ऊतक सही है। संवहनी ऊतक जो है उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण होता है और जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और पतली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में विभोजोतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जन्म अर्थात रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है या विभेदन के नाम से जाना जाता है या प्रचुरोधन के नाम से या डेवलपमेंट अर्थात विकास के नाम से जाना जाता है? तो ये किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये विभेदन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। पौधों में विभेदन डिफरेंशिएशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभोजोतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं और एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है। उदाहरणार्थ श्वसनली तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्म का खो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबा वृक्ष
वृक्ष जो है ये अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है? पुराने जाइलम में, जिसे हार्डवुड कहते हैं, या पुरानी जड़ों में, या अंतरकोशिकीय अंतरालों में, या छाल के ऊतकों में जो है ये संग्रहित करता है। तो ये जो है पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम हार्डवुड में संग्रहित करता है, और जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में जड़ तथा तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ग्रीष्म में, सर्दी में, मानसून में, या वसंत में ये होता है? किस टाइम जो है ये होता है? तो ये होता है बसंत में। ध्यान रखिएगा, बसंत ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा के स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? विकल्प यहाँ पर है कि सेलुलोज बनाता है, क्यूटिन, सुबरिन, या लिग्निन बनाता है? तो ये बनाता है लिग्निन। ध्यान रखिएगा, लिग्निन जो है बनाता है। लिग्निन जाइलम जो है ये वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। क्या बनाता है? जलरोधी बनाता है। कौन? तो ये लिग्निन जाइलम। लिग्निन एक महत्वपूर्ण जो है कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्त में प्रचुर मात्रा में होता है, और इसके कई जैविक कार्य हैं जैसे कि जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनाव का प्रतिरोध आदि। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और कोई सब्जेक्ट जो है आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो भी आप लोग बताइएगा, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट जो है कराया जाए। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? जाइलम तंतु, वाहिनिकी या वाहिका, या पैरेन्काइमा जो है ये उत्तरदायी है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? तो पैरेन्काइमा जो है उत्तरदायी होती है। पौधों में भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की पैरेन्काइमा कोशिका उत्तरदायी होती है, और जो केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च और वसा में को स्टोर करती है, तथा ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है, और ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। अंततः भूमि का जल पराशरण दबाव द्वारा पौधों के मूल रूम तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? कोलेनकाइमा, दृढ़ोतक, जाइलम, या फ्लोएम करता है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का अर्थात पोषक पदार्थों का कौन है जो पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो वो कौन सा है? तो ये फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम जो है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है पत्तियों में उसको सभी भागों में जो है पहुंचाता है, और जाइलम जो है ये क्या करता है? तो नीचे से अर्थात जड़ से जो है पानी को जो है ऊपर के सभी भागों में पहुंचाता है। तो जाइलम जल का काम करता है, जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है ये फूड अर्थात भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण के भोजन अर्थात उत्पादों का पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक परिवहन करता है, और यह पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल ऊतक है। जाइलम पादपों में जल एवं खनिज का परिवहन करता है, और यह भी अस्थायी ऊतक है, और यह पादपों का यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक संवहन पुल
ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। ये जाइलम और स्थूलकोण ऊतक हैं या जाइलम और म्यूतक है, या जाइलम और फ्लोएम है, या जाइलम या दृढ़ ऊतक है। कौन सा ऊतक जो होता है वो संवहन पुल बनाता है? तो संवहन पुल जो बनाता है वो जाइलम और फ्लोएम बनाता है। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती हैं, ऊतक अर्थात टिश्यू कहलाता है। ध्यान रखिएगा, टिश्यू किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती है, ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन पुल एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? मृदूतक और स्थूलकोण ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, दृढ़ूतक और फ्लोएम, दृढ़ूतक और जाइलम करता है। कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो ये करता है जाइलम और फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है? चलनी नलिकाएं से, फ्लोएम वाहिका से, या सह कोशिका से, या फ्लोएम तंतु से बना है? तो ये बना होता है फ्लोएम वाहिका से। फ्लोएम जो है ये पौधे में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है और दूसरा संवहन ऊतक जाइलम है। फ्लोएम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है और यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है और इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। चलनी नलिका, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक या फ्लोएम तंतु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? पौधों को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु के स्थिर रोधन परत तैयार करना, या वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, या प्रकाश संश्लेषण करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा का कार्य जो है ये प्रकाश संश्लेषण करना, ये जो है नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य जो है पौधों की शुष्कन, पादप शरीर से जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना होता है। और पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैस के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती हैं। ये स्थूलकोण ऊतक अर्थात कोलेनकाइमा के कारण, या मृदूतक पैरेनकाइमा के कारण, दृढ़ूतक स्केलेनकाइमा के कारण, या वायुतक एरेनकाइमा के कारण जो है ये कोशिकाएं जो होती हैं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती हैं। तो ये कारण है स्थूलकोण ऊतक अर्थात कोलेनकाइमा के कारण। पौधों में लचीलेपन का गुण अस्थायी ऊतक स्थूलकोण ऊतक के कारण होता है और यह जो है पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलेपन लाता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णविल में पाया जाता है और इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, लेकिन इनके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन जमा होती है, इसलिए इनके जो है कोने जो होते हैं मोट होते हैं और इनके अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जाइलम के कारण, स्केलेनकाइमा के कारण, या कोलेनकाइमा के कारण, या फ्लोएम के कारण? तो ये होता है कोलेनकाइमा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है ऊतक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी हो जाती है। पेक्टिन और काइटिन, सुबेरिन और सेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन, या लिग्निन और कटिन के कारण हो जाती हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी हो जाती है।
तो कोनों पर जो मोटी होती है ये सेलुलोज और पेक्टिन के कारण मोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। स्केलेनकाइमा या आरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या पैरेनकाइमा के कारण होती हैं। तो ये जो है होती हैं कोलेनकाइमा के कारण। ध्यान रखिएगा, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती हैं, तो ये कोलेनकाइमा के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीव जो है ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से केश संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। पत्ते में पानी के या मानव शरीर में भोजन के या पौधों में भोजन के या पौधों में सूर्य के प्रकाश के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये जो उत्तरदायी होती है ये पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है। सी ट्यूब जो होता है ये सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है और इनके द्वारा पूरे पौधों में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है। लिग्निन, क्यूटिकल, उपचर्म या पेक्टिन के कारण या सुबेरिन के कारण जो है ये होता है। तो ये जो होता है लिग्निन के कारण मोटी हो जाती हैं। लिग्निन के जमाव के कारण जो है दृढ़ ऊतक स्केलेनकाइमा की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है और लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है और यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से आघुलनशील है। इस वजह से इनके गुण पौधों में कोशिका भित्त की जल पारगम्य को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के कारण स्केलेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण जो है स्केलेनकाइमा की कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? पेक्टिन कारण, लिग्निन कारण, हेमीसेलुलोज या सेलुलोज के कारण जो है ये मोटी होती हैं। तो ये लिग्निन के कारण मोटी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है तनों और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभोजोतक पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा या पार्श्व विभोजोतक जो है पाया जाता है। तो इसे शीर्ष विभोजोतक कहते हैं। जो तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है उसे शीर्ष विभोजोतक कहते हैं। शीर्षस्थ विभोजोतक जड़ और तनों में अग्रसिरों तथा पत्तियों के अग्र पर पाए जाते हैं और इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अर्थात ये जो ऊतक होते हैं वो तनों के सिरों पर वृद्ध बिंदु ग्रोविंग पॉइंट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल और अस्थायी ऊतक नहीं है। जीवितक, जाइलम, कोलेनकाइमा या स्केलेनकाइमा जो है नहीं है। तो ये जो होता है ये जाइलम जो है नहीं होता है सरल अस्थायी ऊतक। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है, ध्यान रखिएगा। जाइलम जो होता है ये जटिल अस्थायी ऊतक होता है। यह एक संवहन ऊतक है और जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है यह ऊतक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। धातव्य है कि फ्लोएम जो होता है ये दूसरा जटिल संवहन ऊतक है जो पौधों की पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। एक जटिल अस्थायी ऊतक है फ्लोएम, पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा या कोलेनकाइमा होता है। तो जटिल ऊतक आपसे पूछा गया है, जटिल और अस्थायी ऊतक। तो जटिल और अस्थायी ऊतक जो होते हैं कौन कौन से? तो फ्लोएम और जाइलम होते हैं। तो यहाँ विकल्प में फ्लोएम दिया गया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? कोलेनकाइमा, शीर्षस्थ विभोजोतक, जाइलम या केबियम? जाइलम और फ्लोएम तो होता है। तो इनमें से आपको बताना है
कौन सा नहीं है? सरल, सरल पूछा गया है। सरल तो जाइलम नहीं हो जाएगा, क्योंकि जाइलम जो है ये जटिल अस्थाई ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अस्थाई ऊतक नहीं है। सामान्य अस्थाई ऊतक नहीं है। दृढ़ ऊतक जिसे स्केलेनकाइमा कहते हैं, मृदु ऊतक पैरेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा या जाइलम नहीं है। कह रहा है सामान्य अस्थाई ऊतक नहीं है। सामान्य अस्थाई ऊतक जो है ये जाइलम जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या ईरेनकाइमा जो है ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो मृत कोशिकाओं से जो है जाइलम बना होता है, ध्यान रखिएगा। जाइलम ऊतक जो है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है और यह संवहन ऊतक है और इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पदार्थों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? केबियम, जल, मेरिस्टेमेटिक ऊतक या फ्लोएम पहुंचाता है? जल जो है वो कौन पहुंचाता है और खनिज जो है कौन पहुंचाता है? तो ये जाइलम जो है पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा, पिछला क्वेश्चन जो है में पूछा गया था, तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा, रिपीट हो सकता है। और बात किया जाए जब पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण हो जाता है तो वो भोजन जो है सभी भागों में कौन पहुंचाता है? तो वो फ्लोएम पहुंचाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेनकाइमा का, कोलेनकाइमा का, स्केलेनकाइमा या जाइलम का जो है बड़ा होता है? तो ये पैरेनकाइमा का क्षेत्र जो है बड़ा होता है। पैरेनकाइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यापी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल तथा बहुमुखी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशी इंटरसेलुलर स्पेस क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है और निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं या केबियम ऊतक होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम ऊतक होते हैं, वर्टिकल मेरिस्टेम ऊतक होते हैं। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक उसे कहा जाता है? तो वो जो ऊतक होता है उसे लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहा जाता है। पार्श्व विभुजोतक लैटरल मेरिस्टेम ऊतक जो है पादप में विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल पार्श्व स्थित में पाए जाते हैं और ये बेलनाकार होते हैं और इनके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लेटरल मेरिस्टेम और द्वितीयक लेटरल मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? ग्राउंड टिश्यू करता है, जाइलम या फ्लोएम या कैबियम जो है करता है? तो ये जो करता है इसे कैबियम कहा जाता है, इसे जो है जाइलम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, खाद्य पदार्थों कह रहा है ना, खाद्य पदार्थों और जल का परिसंचरण जाइलम करता है और जो भोजन होता है उसका सभी भागों में फ्लोएम जो है ले जाता है। तो जाइलम जो है ये जटिल ऊतक है। जाइलम जो होता है ये जटिल एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, जल। जाइलम जो है जल और उनमें घुली लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा विभिन्न भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं।
स्थूलकोण ऊतक, मृदुतक या विभोजोतक ऊतक या दृढ़ ऊतक जो है होता है। तो कौन सा जो है होता है, तो ये होता है जो है विभोजोतक ऊतक। ध्यान रखिएगा, विभोजोतक ऊतक जो है ये होता है। विभोजोतक ऊतक जिसे मेरिस्टेमिक कहते हैं, ये ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो पौधों में वृद्ध कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभोजोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। विभोजोतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक और विशिष्ट अस्थायी ऊतक। तो जटिल में जो है जाइलम और फ्लोएम आते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। कह रहा है अस्थायी ऊतक के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा को, पैरेन्काइमा को, कोलेन्काइमा को या मेरिस्टेमेटिक विभोजोतक को किया जाता है। तो ये जो है किया जाता है मेरिस्टेमेटिक अर्थात विभोजोतक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं अस्थायी ऊतक या संयोजी तंतु बनाते हैं या छलनी नली कोशिका या RBC बनाते हैं। तो ये जो है बनाते हैं अस्थायी ऊतक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक एकमात्र पादप ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिकाओं विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। उसे मृदुतक या पैरेन्काइमा, स्थूलकोण ऊतक या कोलेन्काइमा या विभोजोतक ऊतक या मेरिस्टेमेट या जाइलम कहते हैं। तो ये जो है उत्पादन करता है विभोजोतक या मेरिस्टेमेटिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? स्यूट्यूब या स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, फ्लोएम ऊतक या विभोजोतक ऊतक पाया जाता है। तो इसमें जो है कौन सा पाया जाता है? तो ये विभोजोतक ऊतक में रूट टिप या सूट टिप ऊतक पाया जाता है। पौधों की वृद्धि के बल जो है उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। यह सब विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित रहते हैं और इस प्रकार के ऊतक को विभोजोतक ऊतक कहते हैं। और ये ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभोजोतक ऊतक। ये जो है तने व जड़ के शीर्ष तथा पत्तियों के अग्र पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। पार्शियल विभोजोतक एक कैबियम तने व जड़ों की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्वृष्ट विभोजोतक जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, ये पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होते हैं तथा इन भागों की वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वेशी विभोजोतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभोजोतक पाए जाते हैं। तो ये वर्धनी तनों के ऊपरी हिस्सों में या वर्धनी जड़ों के ऊपरी हिस्सों में या पत्तियों के तल में या वर्धनी पत्तियों के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये जो है पत्तियों के तलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? किसके कारण जो है जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होते हैं? पैरेन्काइमा कारण, पार्श्व विभोजोतक या अंतर्वेशी विभोजोतक या शीर्षस्थ विभोजोतक के कारण वृद्धि होती है। तो ये जो है घेरे की वृद्धि जो होती है ये पार्श्व विभोजोतक के कारण होती है। तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है। तना और जड़ का घेरा जो होता है के कारण किसके कारण बढ़ता है? कैलरी विभोजोतक,
पार्श्व अर्थात लेटरल विभोजोतक, शीर्षस्थ एपिकल विभोजोतक या मध्यस्थ स्थित इंटरकैलरी विभोजोतक के कारण ये जो है बढ़ता है। तो ये जो है बढ़ता है, ये पार्श्व अर्थात लेटरल विभोजोतक के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रस्थ अर्थात शीर्षस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो ये जो है तना और जड़ें, शाखा और जड़ें, पत्ता और जड़ या जड़ पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है तना और जड़ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। अंदर के आंतरिक या बाहर के बाह्य या बाहर के आंतरिक या अंदर के और बाह्य। तो ये जो है सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो ये कौन सा है? तो ये है अंदर के आंतरिक होता है। एरियोलर ऊतक जो है ये अंगों के अंदर स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं और इन ऊतकों के द्वारा पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता व लचीलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। कौन सा ऊतक जो है ये मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या एरेन्काइमा या कोलेन्काइमा से बना होता है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये दृढ़ ऊतक है और एक सरल अस्थायी ऊतक है और इसकी केशाभित्ति कठोर, मोटी तथा लिग्न युक्त होती हैं और इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं क्योंकि इनके किनारों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है और ये ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए नारियल के छिलके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का छाल जो है का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल का छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा के कारण या स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है? तो ये होता है स्क्लेरेन्काइमा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ऊतक जो है नारियल का भूसी बनता है? नारियल का भूसी जो है किस प्रकार के ऊतक से बनता है? उसे कोलेन्काइमस कहते हैं या पैरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर या फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। तो उसे जो है कहते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरेन्काइमा का, एरेन्काइमा का, कोलेन्काइमा का या पैरेन्काइमा का। अभी पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो इसका स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। कई क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं फ्रेंड, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाएं मृत होती हैं वायुत्वक का, दृढ़ ऊतक का, स्थूल कोण ऊतक का या मृद ऊतक का जो है कोशिकाएं मृत होती हैं। तो ये जो है दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है? एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा में जो है कठोर कोशिकाएं होती हैं? तो ये होता है स्क्लेरेन्काइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। श्वासनलिका, पृष्ठभागी ऊतक, दृढ़ ऊतक या स्थूल ऊतक? तो ये जो है दृढ़ ऊतक हो जाएगा। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कैपियन सेल और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और मेरिस्टेम।
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। तो ये जो है साधारणतः स्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, उसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक जो है समान कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके प्रकार, पहला प्रकार है पैरेन्काइमा मृदोतक, दूसरा है कोलेनकाइमा जिसे स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा जिसे दृढ़ ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? एपिडर्मल ऊतक, जटिल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक या तंत्रिका ऊतक जो है होती है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो उसे जटिल ऊतक कहा जाता है। जटिल ऊतक में ये होती हैं। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। और जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल ऊतक के उदाहरण है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की, केवल पेक्टिन की, या मुरेन की, या काइटिन की जो है बनी होती है। तो ये जो बनी होती है ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका जो है भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है? खाद्य पदार्थों का प्रवहन या तनों को सहारा प्रदान करना, खनिजों का संचरण या जल का प्रवाह? जल का प्रवाह जो है जाइलम करता है, खनिजों का संचरण जाइलम करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है ये फ्लोएम द्वारा किया जाता है। फ्लोएम जो है या बास्ट पौधों की जड़, तना व पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह संचायक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संरचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है? पैरेन्काइमा, फ्लोएम के द्वारा, कोलेनकाइमा या जाइलम के द्वारा? वही क्वेश्चन जो है आपसे घुमा करके पूछा गया है, तो हो जाएगा विकल्प फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम, पौधे में फ्लोएम जो है के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए या खनिज के लिए? खनिज और पानी के लिए इसे जो है जाइलम जो है उत्तरदायी होता है और फ्लोएम जो है ये भोजन को जो है पत्तियों से जो है सभी स्थानों पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? फ्लोएम के, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा के पास होती है? तो ये जो है होती है पैरेन्काइमा के पास। अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं पैरेन्काइमा के पास। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा ताकि और लोग जुड़ सकें, उनको भी फ़ायदा मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा। मृदूतक जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं एक जीवित सरल अस्थायी ऊतक है। पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है और इसके जीवद्रव्य में प्रायः एक बड़ी केंद्रिका सेंट्रल वैक्यूल होती है और इसकी कोशिकाएं प्रायः समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियाएं अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर स्थान तथा हरित लवक पाए जाते हैं और ये सामान्यतः जलभोज्य पदार्थ आदि का संचय भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। मृदूतक स्क्लेरेनकाइमा, ट्रेकिड या कोलेनकाइमा होता है। तो ये जो है होता है मृदूतक, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? पैरेन्काइमा में, ट्रेकिड्स में, स्क्लेरेनकाइमा में या
कोलेनकाइमा में होती है। तो ये होता है जो है पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक अंतरकोश की प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या पैरेन्काइमा में। तो ये जो है संचरित होती हैं पैरेन्काइमा में। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं, जिन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू का एक प्रकार है और यह पतली कोशिका भित्त वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसके कारण जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पैरेन्काइमा ऊतक में अधिक अंतरकोशी प्रकाश के लिए उसकी जो है कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाएं के मध्य हवा की बड़ी गुहियाँ होती है जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लवन बल प्रदान करती हैं, जिसे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होती है, स्थूलकोण ऊतक, विभोजोतक ऊतक, मृदुतक या दृढ़ ऊतक जो है ये सक्षम होती है। तो ये हो जाएगा आपका विभोजोतक ऊतक। विभोजोतक ऊतक के अंतर्गत जो है कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही होती हैं या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधों के वर्धी भागों में पाई जाती है और इसके विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ये गोल, अंडाकार या बहुभुजा होती है और इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें जो है घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएँ होती हैं। जीवद्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण के लिए ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जाता है, कोलेनकाइमा के द्वारा, पैरेन्काइमा के द्वारा या स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा या मेरिस्टेमेटिक के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये जो है अलग किया जाता है मेरिस्टेमेटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और अस्थायी ऊतक, जटिल ऊतक या विभोजोतक ऊतक, सरल ऊतक या विभोजोतक ऊतक, अस्थायी ऊतक या सरल अस्थायी ऊतक या जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। पादप ऊतक पूछा जा रहा है। पादप ऊतक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो वो हैं विभोजोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभोजोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो जिन ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभोजोतक ऊतक कहते हैं। ये जो है मुख्य रूप से पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है और इनके द्वारा ही पौधों को यांत्रिक अवलंबन मिलता है और यह मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? रक्त है, जाइलम है, हड्डी है, त्वचा है। तो अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण जो हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो जाइलम हो जाएगा और फ्लोएम हो जाएगा। तो इसमें विकल्प में जाइलम दिया है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो है प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती हैं। अस्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम एक अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जाइलम का एक प्रकार नहीं है? ट्रैकिड्स, स्यूट्यूब, जाइलम फाइबर्स या नलिकाएं जो है नहीं है। तो ये स्यूट्यूब जो है नहीं है जाइलम का एक प्रकार। जाइलम एक प्रकार का संवहन ऊतक है और इसका प्रमुख कार्य जो है जल खनिजों का अवशोषण तथा पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना
इसमें 4 प्रमुख कोशिकाएं हैं। पहला है वाहिकाएं अर्थात ट्रैकिड, और दूसरा है वाहिकाएं वेसल्स, तीसरा है जाइलम मृदुतक और चौथा है जाइलम तंतु। इसमें जो है स्यू ट्यूब जो है ये भिन्न है। यह जो है दारू अर्थात फ्लोएम में पाया जाता है और दारू का प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन जो होता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। कह रहा है कौन सा ऊतक जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम, जाइलम वाहिकाएं, भ्रूण ऊतक या विभोजोतक ऊतक जो है करता है, तो ये करता है फ्लोएम। ध्यान रखिएगा फ्लोएम। पौधों में 2 प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं जिनमें एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम ऊतक का मूल कार्य जड़ से जो है तने व पत्तियों तक पानी का और पोषक तत्वों खनिज लवण इत्यादि का जो है परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम ऊतक जो होता है ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों अर्थात पत्तियों में तैयार सामग्री अर्थात जो भोजन तैयार होता है को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृढ़ ऊतक से बना है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं अर्थात WBC, निर्जीव कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं RBC या जटिल कोशिकाएं बना होता है। दृढ़ ऊतक जो है ये बना होता है निर्जीव कोशिका से। ध्यान रखिएगा निर्जीव कोशिका से जो है दृढ़ ऊतक बना होता है। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बने होते हैं और यह ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिर, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी पौधे के बाह्यतम एपिडर्मिस में की मोटाई मोमी परत होती है। पेक्टिन की, क्यूटिन की, सेलुलोज की या लिग्निन की परत होती है। तो ये जो परत होती है ये क्यूटिन की परत होती है। ध्यान रखिएगा। रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर जो है को कम कर देती है और जिससे पौधों अपना जो जल है जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों में जो है सामग्री अर्थात भोजन का परिवहन में सहायक ऊतकों का क्या कहा जाता है। जो भोजन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है उसे क्या कहा जाता है। भरण ऊतक, संवहनी ऊतक, त्वचीय ऊतक या विभोजोतक ऊतक कहा जाता है। तो उसे जो है संवहनी ऊतक कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के कारण। तो पादप ऊतक जो है में अस्थायी ऊतक के 2 भाग होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल ऊतक। और जिसमें जो है सरल ऊतक का कार्य जो है ये भोजन का निर्माण करना एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है तथा जो जटिल ऊतक होते हैं जैसे जाइलम में एवं फ्लोएम में ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है तो ये जल एवं खाद्य पदार्थों का जो जल है और खाद्य पदार्थों का जो है ये क्या करते हैं अन्य भागों में संवहन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जैव अणु लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल अर्थात बायोमॉलिक्यूलर लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो यदि आप RRB रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।